हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेस्ट। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की प्रिपरेशन सीयूटी यूजी की अच्छी चल रही होगी। आज जो हम लोग सीरीज हमने स्टार्ट किया था जिसमें हम मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस को डिस्कस करते थे सारे चैप्टर्स के, उसी की कड़ी में आज हमारा जो चैप्टर है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लडिंग प्लांट्स। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर सीयूटी यूजी एग्जाम। अगर आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे तो आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो जाएगी। जो सीयूटी यूजी 2026 के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस है। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले मैं प्रोटोकॉल वापस बताता हूं आपको, जो हमारी सीरीज में हमेशा से रहा है कि जैसे मैं क्वेश्चन आप कराऊंगा आपको वीडियो को पॉज करना है और उस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करना है और उसके बाद वीडियो को दोबारा प्ले करके आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही हुआ या नहीं हुआ। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट व्हेन पुट इनटू द सॉइल इज लाइकली टू प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे कि प्लांट का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसको अगर हम लोग सॉइल में प्लांट करते हैं तो उससे क्या होगा, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो सकता है, न्यू ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन हो सकता है। तो इसके ऑप्शंस क्या है? सेम भाई, आप इसको पॉज करोगे, खुद से आंसर देने की कोशिश करोगे, देन हम लोग चेक करेंगे आपका आंसर सही हुआ नहीं हुआ। ओके, नाउ लेट्स सी। तो इसका पहला ऑप्शन है पार्ट ऑफ इंटरनोड। इंटरनोड क्या होता है हमें पता है, जो प्लांट है उसमें नोड होता है। नोड क्या होता है? नोड वो पार्ट होता है जहां से न्यू पार्ट जो होता है प्लांट का वो अराइज करता है, या तो वहां से लीफ अराइज करे या तो वहां से स्टीम अराइज करे, उसको नोड कहते हैं। और जो दो नोड होते हैं उनके बीच का जो स्पेस होता है, डिस्टेंस होता है, उसको हम लोग इंटर नोड कहते हैं। ठीक है, स्टीम कटिंग विद अ नोड। एक स्टीम, मान लो ये एक स्टीम है, उसमें एक नोड प्रेजेंट है। पार्ट ऑफ प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट क्या होता है? जो रेडिकल से ऑरिजिनेट होता है उसको हम लोग प्राइमरी रूट कहते हैं। फिर इसमें आपका फिर फर्दर सेकेंडरी रूट एंड टर्सरी रूट आता है। तो जो रेडिकल से डायरेक्टली जाता है उसको हम लोग प्राइमरी रूट कहते हैं। और एक फ्लावर। इनमें से किसको हम लोग अगर सॉइल में डालते हैं तो उससे हमारा न्यू प्लांट बन सकता है। तो अगर हम लोग सिर्फ इंटरनोड को डालते हैं और कुछ भी नहीं डालते, सिर्फ इंटरनोड, तो वो कितने टाइम तक उसमें जो है सर्वाइव कर सकता है? बहुत ही कम टाइम तक, क्योंकि उसमें और कुछ भी नहीं है। जबकि एक स्टीम है आपके पास, एक स्टीम में आपके पास वो सब कुछ है जो एक पेड़ को जिंदा रहने के लिए इंपॉर्टेंट है कुछ टाइम। तो अगर हम लोग उसको सॉइल में प्लांट करते तो वहां पे आपका क्या होगा, एक नोड प्रेजेंट होगा। इस नोड से न्यू पार्ट जो है वो जनरेट हो सकता है। तो न्यू ऑफस्प्रिंग जो है आपका इस नोड से जनरेट कर सकता है। जबकि आपका जो रूट है वो सिर्फ ग्रो ही करेगा, उससे क्यों न्यू पार्ट जनरेट नहीं हो सकता, वो सिर्फ ग्रो करता जाएगा। और फ्लावर तब तक काम नहीं कर सकता जब तक वो पेड़ से अलग है। जब तक वो पेड़ से अलग है, उसको फूड मटेरियल नहीं मिल रहा है, तो वो काम नहीं कर सकता। वरना हमें पता है कि फ्लावर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? स्टीम कटिंग विद अ नोड। मतलब एक ऐसा स्टीम जिसमें कि नोड प्रेजेंट हो। जैसे कि आपका एग्जांपल हो सकता है रोज प्लांट, कि आप रोज प्लांट की स्टीम को कट करते हो जिसमें एक नोड प्रेजेंट होता है, उसको पेड़ सॉइल में प्लांट करते हो तो उससे एक न्यू रोज प्लांट जो उसी में से ग्रो करता है। ये इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल हो सकता है। तो दिस वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगेन आपको क्या करना है, पॉज करना है, देन आंसर खुद से करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के सवाल बहुत पूछे जाते हैं सीयूटी यूजी में, तो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है। लेट्स सी क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे। अमंग द टर्म्स लिस्टेड बिलो दोज दैट आर नॉट टेक्निकली करेक्ट नेम ऑफ फ्लोरल वॉल्ड। जो हमारा फ्लोरल वॉल्ड होता है जिसमें हमारा क्या क्या आता है, मेल पार्ट आता है। अभी हम लोग देखेंगे टेक्निकल टर्म्स को। मेल पार्ट आता है, फीमेल पार्ट आता है, पेटल्स आता है और सेपल्स आता है। ठीक है, तो जो मेल पार्ट होता है उसका टेक्निकल टर्म क्या होता है? एंड्रोइशियम। ठीक है, ये इसका टेक्निकल टर्म है। जो फीमेल पार्ट होता है उसका क्या होता है? गाइनोशियम। जो पेटल्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोडोला, जो ग्रुप होता है पूरा। सेपल्स जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैलिक्स। ठीक है, कैलिक्स, कोडोला, एंड्रीसियम एंड गाइनोशियम, ये जो कॉमन नेम है फ्लावर के, उनके ये टेक्निकल नेम्स है। तो अगर हम लोग यहाँ पे एंड्रोइशियम को देखें तो एंड्रोइशियम इज अ टेक्निकल नेम। ठीक है, यहाँ पे हमें से पूछा है नॉट टेक्निकल नेम। ठीक है, नॉट कौन सा नहीं। कार्पल, कार्पल क्या होता है? कॉडोला, कॉडोला हमें पता है इज अ टेक्निकल नेम। कॉडोला इज अ टेक्निकल नेम। एंड सेपल, सेपल इज अगेन नॉट अ टेक्निकल नेम, इट्स अ कॉमन नेम। जो कार्पल होता है वो फीमेल पार्ट को हम लोग कहते हैं या पिस्टिल भी कहते हैं। तो कार्पल और सेपल, जो कार्पल और सेपल है ये टेक्निकल नेम नहीं है आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 एंड 4। सो 1 एंड 4 नहीं, 2 एंड 4, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। तो इस तरीके से ये हमारा दूसरे क्वेश्चन का जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते क्या कह रहा है। फिलीफॉर्म apparatus इन द एम्ब्रियो सैक ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज प्रेजेंट at the micropylar tip of central cell, egg cell, synergids and antipodals। तो फिलीफॉर्म apparatus क्या होता है? फिलीफॉर्म apparatus एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो हमारे पॉलन ट्यूब को गाइड करता है जब वो एम्ब्रियो सैक में इंटर कर रहा होता है। तो अगर हम लोग एक एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर बनाए तो ये कुछ इस तरीके का होता है। ओके, इनको हम लोग कहते हैं सिनर्जिड्स एंड एग। ओके, और इसको कंबाइंड फॉर्म में हम लोग कहते हैं एग अपरेटस। ये एंटीपोडल्स होता है और यहीं पे जो है आपका प्रेजेंट होता है फिलीफॉर्म अपरेटस। ये ऐसा स्ट्रक्चर है, यहां पे प्रेजेंट होता है फिलीफॉर्म अपरेटस। फिलीफॉर्म अपरेटस का काम क्या होता है? ये गाइड करता है पॉलन ट्यूब को जब वो एंटर करता है। तो यहाँ पे बोल रहा है फिलीफॉर्म अपरेटस इन द एम्ब्रियो सैक ऑफ एंजियोस्पर्म प्रेजेंट द माइक्रोपाइलर टिप ऑफ सेंट्रल सेल। बिल्कुल नहीं, जो सेंट्रल सेल है यहां नहीं प्रेजेंट होता है, एग सेल पे प्रेजेंट नहीं होता है, एंटीपोडल्स ऊपर उसमें प्रेजेंट नहीं होता है, सिनर्जिड्स में प्रेजेंट होता है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, जो कि यहाँ पे होता है, यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। ओके, सो दिस विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि एम्ब्रियो सैक अकर्स इन। एम्ब्रियो सैक कहां पे होता है? ओके, हमें पता है कि दो होते हैं, एक होता है मेल गैमेटोफाइट, एक होता है फीमेल गैमेटोफाइट। जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो एम्ब्रियो सैक कहलाता है। तो ऑब्वियसली बात है कि फीमेल पार्ट में होगा ये, मतलब एम्ब्रियो में तो नहीं होगा, ऑब्वियसली बात है, इतना तो बेसिक हमें पता ही है। एक्सिस पार्ट एम्ब्रियो में तो होता ही नहीं है, ठीक है। स्टामेन इज द मेल पार्ट, तो मेल पार्ट में नहीं होगा, ये ओव्यूल में प्रेजेंट होता है हमारा एम्ब्रियो सैक। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आंसर तो आप कर ही दिए होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन में। फिफ्थ क्वेश्चन इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन, जो कई बार सवाल पूछा जाता है इसके ऊपर कि वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट बायोलॉजिकल मटेरियल इज, वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट बायोलॉजिकल मटेरियल। तो हमारा जो पॉलन ग्रेन है उसमें दो लेयर होते हैं, एक होता है एक्साइन और एक होता है इंटाइन। जो एक्साइन होता है वो एक मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल से बना होता है जिसको कोई भी केमिकल नहीं तोड़ सकता, उसका नाम है स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन, ठीक है, ये मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है जिसकी वजह से इसका फॉसिलाइजेशन हो सकता है पॉलन का, ठीक है। तो ये यही पूछ रहा है, वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट बायोलॉजिकल मटेरियल इज स्पोरोपोलेनिन। कहां प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है आपका पॉलन ग्रेन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका स्पोरोपोलेनिन, ऑप्शन नंबर सी। ओके, दिस वाज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इन एंजियोस्पर्म्स डैश ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ मैच्योर्ड मेल गैमेटोफाइट फ्रॉम अ पॉलन मदर सेल। एक एंजियोस्पर्म में एक मैच्योर्ड मेल गैमेटोफाइट जो है जब बनता है तो उसमें कितने डिविजन्स होते हैं? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, कितने डिवीजन होते हैं? 2 मियोटिक, 3 माइटोटिक, 2 माइटोटिक एंड अ सिंगल माइटोटिक। तो इसका आंसर क्या होगा? मैच्योर्ड, पहले बात तो ये समझो कि मैच्योर्ड मेल गैमेटोफाइट क्या होता है। एक मैच्योर्ड मेल गैमेटोफाइट में 3 सेल होता है, ओके, 3 सेल्ड स्टेज होता है। एक को हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, और जो 2 होते हैं उनको हम लोग कहते हैं जेनरेटिव सेल, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पे कितने होंगे? 3 सेल्ड स्टेज होंगे। अब ये 3 सेल्ड स्टेज जो आपका मैच्योर्ड गैमेटोफाइट कहलाता है, मैच्योर्ड मेल गैमेटोफाइट कहलाता है। अब इस स्टेज तक पहुंचने तक कितने डिविजन्स हुए होंगे ये हमें देखना है। जैसे मान लो ये एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है, एमएमसी। इसमें क्या होता है? एक बार मियोसिस होता है, एक बार मियोसिस होके 4 सेल्स बनेंगे। इसमें एक सेल को पकड़ लो, जब हमने एक सेल को पकड़ा तो इसका जो न्यूक्लियस है ये 2 सेल में कन्वर्ट होगा, इसमें माइटोसिस डिवीजन होगा और ये 2 सेल का फॉर्मेशन करेगा। एक को हम लोग बोलेंगे वेजिटेटिव सेल और एक को हम लोग बोलेंगे जेनरेटिव सेल। मैच्योरिटी तक पहुंचने तक ये जो आपका जेनरेटिव सेल है ये एक बार फिर माइटोसिस डिवीजन जाता है और 2 सेल का फॉर्मेशन करता है, और ये फाइनल जो ये वाला स्टेज है यहां तक पहुंचता है। क्या हुआ? एक माइक्रोस्पोर मदर सेल 1 मियोसिस जाएगा, 4 सेल का फॉर्मेशन करेगा, उसमें से जो न्यूक्लियस है उसका वो डिवाइड करके 2 सेल बनाएगा, एक वेजिटेटिव होगा एक जेनरेटिव होगा। जो जेनरेटिव सेल है आपका अगेन ये माइटोसिस जाएगा और 2 सेल और बनाएगा, इस तरीके से मैच्योरिटी स्टेज तक पहुंचेगा। तो कितने डिविजन्स हो गए? एक मियोसिस तो यहां हो गया, एक माइटोसिस यहां हो गया और एक माइटोसिस यहां हो गया, मतलब एक मियोसिस और 2 माइटोसिस,
तो एक मियोसिस, दो माइटोटिक, मियोटिक नहीं होगा, 3 माइटोटिक नहीं होगा, 2 माइटोटिक एंड 1 मियोटिक, सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, सिंगल माइटोसिस नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, इसके आने के चांसेस है। ऐसे डिवीजन वाले सवाल आजकल जो सीयूटी में काफी बढ़ गए कि कितने डिवीजन होंगे तो पॉलन बनेंगे, कितने डिवीजन होंगे तो ये बनेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है कि माइक्रोपाइल अकर्षण, जो माइक्रोपाइल है वो कहां होता है? आपको एक बात समझनी है, अगर हम लोग ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे इंटेगुमेंट्स होते हैं और यहाँ पे एक स्पेस होता है। ये जो स्पेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइलर पोर, माइक्रोपाइलर पोर, ये ओव्यूल में प्रेजेंट होता है। और जब ये ओव्यूल सीड बनता है, ठीक है, ये ओव्यूल मान लो सीड बन जाता है, तो एक स्पेस यहाँ पे रह जाता है, ये वही माइक्रोपाइलर स्पेस है जो यहाँ ओव्यूल में था, ये वही स्पेस है, पोर है। ठीक है, ये गैसेस एक्सचेंज करने में, वाटर एक्सचेंज करने में मदद करता है। ठीक है, तो कहां पे ये माइक्रोपाइल प्रेजेंट होगा? एक तो आपको ओव्यूल में प्रेजेंट होगा और एक सीड में प्रेजेंट होगा, यही वो कैरी ऑन हो जाता है सीड तक, ताकि आपका जो एक्सचेंज है गैसेस का या वाटर का वो हो सके। तो इसका आंसर क्या होगा? ओव्यूल तो होगा ही और सीड भी होगा ही, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ बी एंड सी, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। इसमें जो ये जो पीडीएफ है ये आपको हमारे कम्युनिटी व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, इसमें प्रॉपर क्वेश्चन के साथ इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, तो आप जब इसको पढ़ोगे तो इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको साथ में मिल जाएगा, तो आपकी थ्योरी भी कवर होती जाएगी। इसलिए इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि आप प्रॉपरली जो है उसको अच्छे से टैकल कर पाओ एग्जाम में, तो आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। ये आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, इससे आपकी थ्योरी भी कवर होगी, आपको इसका पीडीएफ मिलेगा, आप इसको पढ़ोगे तो आपकी इसकी थ्योरी भी कवर होती जाएगी साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एम्ब्रियो सैक इज आल्सो कॉल्ड, तो एम्ब्रियो सैक होता कहां पे? एम्ब्रियो सैक कहते किसको? फीमेल गैमेटोफाइट जो है ओव्यूल में प्रेजेंट होता है हमारा, क्या? एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक को आल्सो हम लोग क्या बोल सकते हैं? मेगा गैमेटोफाइट, क्योंकि एम्ब्रियो सैक जो होता है, अब इसको समझिए, बहुत ही अच्छा टेक्निकल शब्द है, एम्ब्रियो सैक जो होता है ये होता है फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, और इसका जो डेवलपमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेगास्पोरिक डेवलपमेंट, मेगास्पोरिक डेवलपमेंट, यानी कि जो सेल होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल, जिससे पॉलन ग्रेन बनता है। ठीक है, पॉलन जिससे बनता है उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। और जो जिससे एम्ब्रियो सैक बनता है उसको हम लोग बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल, और ये एक फीमेल गैमेटोफाइट होता है, इसलिए ये शब्द है यहाँ पे मेगास्पोर से मेगा और फीमेल गैमेटोफाइट से गैमेटोफाइट। तो एम्ब्रियो सैक को हम लोग मेगा गैमेटोफाइट भी कहते हैं। मेगा comes from this megaspore mother cell and gametophyte comes from this female gametophyte. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। एग अपैरेटस, अभी तुरंत मैंने समझाया था एग अपैरेटस किसको बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर देखें तो क्या होता है हमारा? एंटीपोडल्स होता है, सेंट्रल न्यूक्लियस होता है, सेंट्रल सेल, सिनर्जिड्स होते हैं और एक सेल प्रेजेंट होता है। अभी तुरंत मैंने बताया था ये दोनों सिनर्जिड्स होता है, ये एक सेल होता है, और इनको कंबाइंडली हम लोग कहते हैं एग अपैरेटस। इसको क्या कहते हैं हम लोग? एग अपैरेटस। तो एग अपैरेटस क्या कंटेन करता है? सिनर्जिड्स एंड एग सेल। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? एग सेल एंड सिनर्जिड्स, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। Which of the following is not found in female gametophyte of an angiosperm? एक एंजियोस्पर्म के फीमेल गैमेटोफाइट, मतलब जो एम्ब्रियो सैक जो अभी हमने बनाया था उसमें क्या नहीं होता है? चलो देखते हैं क्या नहीं होता है। सबसे पहला ऑप्शन जो है आपका वो है जर्म बोर्ड, दूसरा है सिनर्जिड्स, फिलीफॉर्म अपैरेटस एंड सेंट्रल सेल। तो एक एम्ब्रियो सैक में हमें पता है एंटीपोडल्स होते हैं, सेंट्रल सेल होता है, सिनर्जिड्स होते हैं और एक सेल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो सिनर्जिड्स तो होता है, फिलीफॉर्म अपैरेटस यहाँ पे प्रेजेंट होता है, सेंट्रल सेल भी होता है, ये जर्म पोर नहीं प्रेजेंट होता। ये जर्म पोर क्या होता है? जो आपका पॉलन ग्रेन है इसका एक्साइन होता है जो स्पोरोपोलिनिन से बना होता है।
एक इंटाइन होता है और फिर इसके अंदर का सेल होता है, उसमें वेजिटेटिव और जेनरेटिव सेल प्रेजेंट होता है। तो ये जो एक्साइन है जो स्पोरोपोलिनिन से बना हुआ है, उसमें एक ऐसा स्पेस होता है जो खाली होता है जहां स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट नहीं होता है। इस स्पेस को हम लोग बोलते हैं जर्म पोर। ठीक है, ये जो जर्म पोर है यहां से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। तो ये कहां पाया जाएगा? ये मेल गैमेटोफाइट में पाया जाएगा, ना कि फीमेल गैमेटोफाइट में पाया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका जर्म पोर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। इसकी थ्योरी दे रखी है, इससे रिलेटेड जो थ्योरी है वो यहाँ पे इसके अपोजिट थ्योरी भी साथ साथ कवर हो जाएगी जब आपको इसको पीडीएफ पढ़ोगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। चलो, द गैमीट मदर सेल इज नोन एज, ये भी अच्छा सवाल है। गैमीट मदर सेल को क्या बोलते हैं? गैमीट मदर सेल का मतलब एक होता है आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल और एक होता है आपका मेगास्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल से पॉलन बनता है, मेगास्पोर मदर सेल से एम्ब्रियोसाइट बनता है। ठीक है, इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं जिसका नाम होता है मियोसाइट सेल। मियोसाइट सेल इसको इसलिए बोलते हैं हम लोग क्योंकि इसमें मियोसिस होता है। मियोसिस होगा तब जाके फर्दर डिवीजन स्टार्ट होंगे इसमें, इसलिए इसका एक और नाम होता है मियोसाइट्स। ठीक है, इसका ऑप्शन आपको याद रखना है, मियोसाइट्स कहते हैं उनको, जो मदर सेल हो, चाहे वो मेगास्पोर मदर सेल हो या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल हो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। pollen grains are well preserved as fossil because of the presence of, अभी तुरंत मैंने बताया था pollen grains को हम लोग फॉसिल्स की तरह क्यों प्रिजर्व कर सकते हैं? बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल दैट इज स्पोरोपोलिनिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्पोरोपोलिनिन। उससे हम लोग फॉसिलाइजेशन, मतलब फॉसिल्स इसलिए बन सकते हैं क्योंकि वो काफी टाइम तक प्रिजर्व होगा, कोई भी केमिकल उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है, तो काफी टाइम तक उसको हम लोग रख सकते हैं। दैट्स व्हाई दिस फॉसिलाइजेशन कैन हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस स्पोरोपोलिनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 13। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13? द आउटर लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड, आउटर लेयर को क्या बोलते हैं? दिस इज मेड अप ऑफ डैश विच इज एब्सेंट ऑन द डैश। तो दो लेयर होते हैं पॉलन ग्रेन के, एक आउटर लेयर को हम लोग बोलते हैं एक्साइन, इनर लेयर को हम लोग कहते हैं इंटाइन। एक्साइन बना होता है स्पोरोपोलिनिन से। ठीक है, तो आउटर लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड एक्साइन विच इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन एंड एब्सेंट, हाँ कहां एब्सेंट होता है? जर्म पोर में एब्सेंट होता है। अभी तुरंत बताया था जर्म पोर में ये एब्सेंट होता है, तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। embryo sac is to ovule as dash is to an anther। जैसे कि हमारा ओव्यूल होता है, ये ओव्यूल है लेट से, इसमें एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है। दिस इज ओव्यूल, दिस इज एम्ब्रियो सैक। तो जो एंथर है, सपोज दिस इज फिलामेंट, दिस इज एंथर, तो एंथर में क्या प्रेजेंट होगा? ठीक है, अगर एम्ब्रियो सैक के अंदर ओव्यूल है तो एंथर के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? एंथर के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होगा। तो स्टामेन तो नहीं प्रेजेंट होगा, फिलामेंट तो नीचे वाले पार्ट को कहते हैं, एंड्रोशियम तो इसका टेक्निकल नेम है। तो ऑप्शन सी पॉलन ग्रेन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच इज द इनर मोस्ट वॉल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम? हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है आपका, लेट्स से माइक्रोस्पोरेंजियम है, ठीक है, थेका प्रेजेंट होता है इसमें, इसमें 4 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आउटर वाले को हम लोग कहते हैं एपिडर्मिस, फिर एंडोथेशियम, फिर मिडिल लेयर, और जो सबसे अंदर प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं टेपिटम। ये एक एंथर का टेक्निकल स्ट्रक्चर है और यहां के अंदर जो है पॉलन ग्रेन डेवलप हो रहा होता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। ये वाला पार्ट एंथर के अंदर होता है, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर। इसमें 4 लेयर प्रेजेंट होते हैं, सबसे आउटर एपिडर्मिस, फिर एंडोथेशियम, फिर मिडिल लेयर, अंत में टेपिटम।
एपिटम जो होता है वो नरिशमेंट का काम करता है क्योंकि इसमें मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन प्रेजेंट होता है, डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, ये पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है, डेवलपमेंट होने के लिए। तो सबसे इनरमोस्ट लेयर कौन सा है इसका? एपिटम, ऑप्शन ए, ठीक है, ये इसका सीक्वेंस होता है इस तरीके से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, स्पोरोपोलिन अकर्स इन, अगेन स्पोरोपोलिन के ऊपर काफी सवाल आ रहे हैं। स्पोरोपोलिन कहाँ होता है? फीमेल गैमेटोफाइट में स्पोरोपोलिन थोड़ी होता है, मेल गैमेटोफाइट, पूरे के पूरे मेल गैमेटोफाइट में होता है क्या? जो आपका मेल गैमेटोफाइट है उसमें क्या क्या होता है? वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल होता है, ठीक है, तो क्या इनके अंदर भी स्पोरोपोलिन प्रेजेंट होता है? तो नहीं। वेजिटेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल जो है इसके अंदर क्या होता है क्या? नहीं, एक्साइन में होता है अपोलिन में, जो आउटर लेयर है गैमेटोफाइट का मतलब पूरा का पूरा पार्ट, वेजिटेटिव सेल जेनरेटिव सेल सारे आ जाएंगे उसके अंदर। तो वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल दोनों के अंदर थोड़ी होता है स्पोरोपोलिन, सिर्फ जो आपका आउटर मोस्ट लेयर है, जो आउटर मोस्ट लेयर है उसमें ही स्पोरोपोलिन प्रेजेंट होता है। तो एक्साइन ऑफ पोलिन विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है। इन ए फ्लावर इफ द मेगास्पोर मदर सेल फॉर्म्स मेगास्पोर्स without undergoing meiosis and if one of the megaspore develop into an embryo sac its nuclei would be। बहुत अच्छा सवाल है ये वाला, ये अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है एक फ्लावरिंग प्लांट में मेगास्पोर मदर सेल है, चलो एमएमसी है, मेगास्पोर मदर सेल है, इसमें मियोसिस नहीं हुआ, मतलब आगे फर्दर डिवीजन नहीं हुआ। एंड इफ वन ऑफ द मेगास्पोर डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो सैक इट्स न्यूक्लियस, तो इसका न्यूक्लियस में क्या होगा हमें पता है। ये सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले मियोसिस होता है, सबसे पहले इसका जो न्यूक्लियस है, अब ये डिवीजन करेगा, अब ये दो माइटोसिस बनाएगा, मतलब दो सेल बनाएगा। ये दोनों सेल अपोजिट इन चलाजा और माइक्रोपाइल एंड में मूव कर जाता है। अब फर्दर मियोसिस शुरू होगा इसके बाद से, लेकिन यहां पे बोला है कि मियोसिस नहीं होगा विदाउट अंडरगोइंग मियोसिस, मतलब मेगास्पोर मदर सेल का न्यूक्लियस सबसे पहले माइटोसिस होता है, माइटोसिस होकर दो सेल बनते हैं जो अपोजिट इनमें मूव कर जाता है, एक चलाजा और एक माइक्रोपाइल। अब इनका जो है मियोसिस शुरू होगा और यहां से डिवीजन शुरू होगा, बट उसने कहा कि नहीं होगा मियोसिस। तो इसके अंदर कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट है? दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो डिप्लॉयड कंडीशन इसमें होगा, ये डिप्लॉयड रह जाएंगे, आगे फर्दर डिवीजन नहीं होगा क्योंकि मियोसिस नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डिप्लॉयड, ऑप्शन नंबर बी। ओके, ऑप्शन नंबर बी डिप्लॉयड, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, आप देख सकते हो इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 18, द पार्ट दैट डिटरमाइंस द कंपैटिबल नेचर ऑफ पॉलन ग्रेन इज। कंपैटिबल नेचर ऑफ पॉलन, इसका मतलब क्या है? तो हमें पता है कि जैसे मान लो एक आम का पेड़ है, उसमें ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी और पौधे का पॉलन आ जाए, तो पता कैसे चलता है कि ये आम का ही पॉलन है और इसी से हमें फ्यूज करना है, इसी से हमें फर्टिलाइजेशन करना है। तो उसमें क्या होता है, जो स्टिग्मा है वो काम आता है। ये अगर हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया आपका गाइनोशियम का, तो दिस इज स्टिग्मा, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, दिस इज स्टाइल एंड दिस इज ओवेरी। तो पॉलन ग्रेन सबसे पहले उड़ के आता है और यहां पे आता है स्टिग्मा में। अब यहां पे जो स्टिग्मा और पॉलन है उसके बीच में केमिकल डायलॉग चलता है कि ये उसी स्पीसीज का है या नहीं। ये मैंगो का अगर पेड़ है तो मैंगो का ही पॉलन आया या नहीं आया, किसी और का पॉलन आ गया। तो यहाँ पे एक केमिकल डायलॉग चलता है, इसी को कहा जाता है कंपैटिबिलिटी, ठीक है, कि कंपैटिबल है या नहीं। तो ये किस जगह में हो रहा है? ये स्टिग्मा में हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टिग्मा। द पार्ट दैट डिटरमाइन द कंपैटिबल नेचर ऑफ पॉलन इज स्टिग्मा, वो डिटरमाइन करता है, यहाँ पे केमिकल डायलॉग चलता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा था नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया इन एन एंथर। कितने माइक्रो, अभी तुरंत मैंने स्ट्रक्चर बनाया था, तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं दोबारा एंथर का, तो इसमें 4 कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है, एक में एक कॉर्नर में एक 2 3 4, ये क्या है? माइक्रोस्पोरेंजिया। इसके अंदर पॉलन का डेवलपमेंट होता है। तो कितने होंगे? 1 2 3 4, एक कॉर्नर ये, दूसरा कॉर्नर 2 इन ईच कॉर्नर। ओके, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर? C 4, ठीक है।
इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द स्टामिन्स रिप्रेजेंट द, ये तो बहुत ही इजी सवाल है कि स्टामिन्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं। माइक्रोस्पोरोफिल्स, अच्छा ऑप्शंस में अच्छा लिखा गया है, माइक्रोस्पोरोफिल्स, मेल गैमेटोफाइट, माइक्रोस्पोरेंजिया, नन ऑफ द अबव। ये अच्छा सवाल है कि एक होता है माइक्रोस्पोरोफिल, ये जो आपका प्लांट किंगडम चैप्टर, क्लास 11 का जो प्लांट किंगडम चैप्टर है, ये वहां से उठाया गया है। ये वाला कॉन्सेप्ट जो है, ये जो कॉन्सेप्ट है प्लांट किंगडम चैप्टर में पढ़ते हैं हम लोग क्लास 11 में। और एक होता है आपका मेगा स्पोरोफिल, ठीक है, ये स्पोरोफिल वाला ये जो कॉन्सेप्ट है, ये प्लांट किंगडम में हम लोग पढ़ते हैं। तो माइक्रोस्पोरोफिल क्या होता है, हमें पता है जो पॉलन ग्रेन है वो किससे बनता है, पॉलन ग्रेन बनता है आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल से, माइक्रोस्पोर मदर सेल से। और जो आपका इम्ब्रियो सैक है वो किससे बनता है, मेगा स्पोर मदर सेल से, मेगा स्पोर मदर सेल से। तो इसको जो बना रहा है, ठीक है, जो लीफ या जो पेड़ है उसको हम लोग बोलेंगे माइक्रोस्पोरोफिल। तो बना कौन रहा है, स्टामेन्स बना रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरोफिल। और जो इसको बनाएगा इम्ब्रियो सैक को, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेगा स्पोरोफिल। ठीक है, तो स्टामेन्स को क्या बोलेंगे हम लोग, माइक्रोस्पोरोफिल्स। ठीक है, समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट प्लांट किंगडम से उठाया गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, अ 3-celled pollen grain has, अभी पॉलन ग्रेन के 3 सेल स्ट्रक्चर के बारे में हमने बताया था कि होता क्या है, एक होता है आपका वेजिटेटिव सेल और एक होता है आपका जेनरेटिव सेल। एनी हाउ मोस्ट ऑफ द प्लांट इसी कंडीशन में 2 सेल स्टेज में सेट ऑफ कर देते हैं पॉलन ग्रेन को। बट कुछ पेड़ों में क्या होता है, बट जिन पेड़ों में 2 सेल स्टेज में भी सेट ऑफ हुआ है, वो बाद में जाके स्टिग्मा में जब लैंड करेंगे तब उनको डिवीजन जाना पड़ेगा। और कुछ पेड़ होते हैं जो इनिशियल जब पॉलिनेशन हो ही रहा होता है तभी ये 3 सेल स्टेज में चले जाता है, मतलब एनी हाउ इनको 3 सेल स्टेज में जाना ही पड़ेगा। एक होता है आपका वेजिटेटिव सेल और एक होता है आपका जेनरेटिव सेल। ये जो जेनरेटिव सेल है इसमें आपका माइटोसिस होता है और ये 2 सेल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है 3-celled pollen grain has, क्या हो जाएगा, कितने होंगे इसमें, एक वेजिटेटिव सेल होगा और 2 जेनरेटिव सेल प्रेजेंट होंगे। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 1 वेजिटेटिव सेल एंड 1 वेजिटेटिव सेल एंड नहीं 1 वेजिटेटिव सेल 1 जेनरेटिव सेल 1 मेल गैमेट, 1 वेजिटेटिव सेल एंड 2 मेल गैमेट। ठीक है, जेनरेटिव सेल को हम लोग मेल गैमेट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जेनरेटिव सेल ही वो सेल है जो आगे जाके फर्टिलाइज करेंगे। ठीक है, जो फर्टिलाइजेशन होगा वो इन दोनों की वजह से होगा, इसलिए इनको मेल गैमेट कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट में मूव करते हैं। आइडेंटिफाई द पार्ट लेबल्ड एज ए टू एफ इन द गिवन फिगर, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। मतलब आपको ये फिगर जो है इससे आइडेंटिफाई करना और बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखते हैं क्या है। सबसे ऊपर ए जो एंड दिख रहा है वो चला जाए एंड, ठीक है, क्योंकि माइक्रोपाइल पोर्ड नीचे है तो माइक्रोपाइल नीचे होगा। ऑप्शन सी जो दिख रहा है माइक्रोपाइलर पोर्ड है। ठीक है, ये जो आपको ई दिख रहा है, ये जो बीच का स्ट्रक्चर है, ये आपका एम्ब्रियो सैक है। ये जो डी दिख रही है, जो 2 लेयर्स दिख रही है, ये एंटोग्यूमेंट्स होते हैं। एंटोग्यूमेंट्स क्या करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। ये जो बी दिख रहा है आपको, ये फनिकल है, ये ओवेरी से अटैच करने में मदद करता है ओव्यूल को। कौन, फनिकल। ठीक है, तो इसी में देखते हैं हमारा आंसर बन रहा नहीं बन रहा। तो ऑप्शन नंबर ए वाज चलाजा एंड, तो चलाजा एंड यहाँ है, फनिकल यहाँ है, एम्ब्रियो से ऑप्शन ए इज चलाजा। जो बी ऑप्शन था वो क्या था हमारा, फनिकल था, तो बी इज फनिकल, बी इज फनिकल। सी जो था हमारा वो क्या था, माइक्रोपाइलर पोर था, तो माइक्रोपाइल यहाँ है, सॉरी यहाँ है, एक सेकेंड, बी इज फनिकल। ठीक है, माइक्रोपाइल यहाँ भी है, 2 ऑप्शन में माइक्रोपाइल है सी। डी वाज इंटरग्यूमेंट, डी वाज इंटरग्यूमेंट एंड डी वाज इंटरग्यूमेंट। ई वाज एम्ब्रियो सैक, तो ई वाज एम्ब्रियो सैक, ई वाज न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस नहीं होगा। ऑप्शन बी यानी कि एम्ब्रियो सैक वाला विल बी द राइट आंसर, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, इजी था, जस्ट हमें मैच करना था फिगर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2, सिलेक्ट द करेक्ट। मैच करना है, चलो मैच करते हैं।
हमारा जो इम्ब्रियोसैक है उसी के ऊपर सवाल है, चलो मैच करते हैं इसमें। इंटेग्यूमेंट्स क्या होता है, अभी मैंने बताया था जो इंटेग्यूमेंट्स स्टॉक होता है, मतलब वो अटैचमेंट में मदद करता है, स्टॉक ऑफ ओव्यूल होता है जो अटैचमेंट में मदद करता है। न्यूक्लियस क्या होता है, मास ऑफ सेल्स प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, उनमें से एक सेल जो होता है टुवर्ड्स मैक्रोफेज वो डेवलप करता है इनटू इम्ब्रियोसैक। ठीक है, तो 3 4 2 सॉरी डी का 1 3 4 2 and 1 3 4 2 and 1 ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट स्पोडोपोलिनिन। स्पोडोपोलिनिन के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट पता करना है। एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोडोपोलिनिन, बिल्कुल सही बात है। इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस एल्कली, बिल्कुल सही बात है। सारे केमिकल को ये जो है क्या करता है, इट कैन डिग्रेडेड बाय एंजाइम्स, इट कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाय एंजाइम्स, ये ऑप्शन गलत है। इट इज द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन टिल नाउ। ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ए टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियोसैक इज, ये अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है ये सवाल। एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक जो सेल है उसमें कितने सेल्स कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, तो हम लोग बनाते हैं, ये हमारा एम्ब्रियोसैक है, एंटीपोडल्स है ये, दिस आर एंटीपोडल्स, सेंट्रल सेल, सिनर्जिड्स एंड एग अपरेटस। तो न्यूक्लियस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो न्यूक्लियस है। सेल्स कितने हैं, 1 सेल 2 सेल 3 सेल, ये पूरा 1 4 सेल 5 6 7, तो 7 सेल्स है। तो 8 न्यूक्लियस एंड 7 सेल्स, 7 सेल 7 न्यूक्लियस, गलत। 8 सेल 7, 8 सेल नहीं 7 सेल, 7 सेल 8 न्यूक्लियस, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, फ्रेग्नेंट फ्लावर्स विद वेल डेवलप्ड नेक्टरीज आर एन एडेप्टेशन फॉर। तो पॉलिनेशन से सवाल है, वैसे फ्लावर जिसमें फ्रेग्रेंस होती है या कलरफुल होते हैं वो क्यों होते हैं, वो होते हैं इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि इंसेक्ट्स जो है नेक्टर के बहाने या कलर के बहाने उनके पास आए, पॉलन उन पे अटैच हो और वो बाकी आगे जाके जो है पॉलिनेशन करने में मदद करे। तो किस लिए होता है ये, फ्रेग्नेंट फ्लावर विद वेल डेवलप्ड नेक्टरीज आर एडेप्टेशन फॉर पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। ठीक है, तो पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स आपको ऑप्शन में मिलेगा नहीं, इसका टेक्निकल नाम होगा। तो पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स को कहा जाता है इंटोमोफिली, इंटोमोफिली। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, इंटोमोफिली। हाइड्रोफिली, जैसे नाम से पता चलता है पानी से जो हो, हाइड्रोफिली। कैरेप्टोफिली जो होता है बैट्स के थ्रू होता है, उसको बोला जाता है। एनिमोफिली जो होता है वो विंड्स के थ्रू होता है, उसको बोला जाता है। ठीक है, 26 27 क्वेश्चन में चलते हैं। The transfer of pollen grains, the transfer of pollen to the stigma of another flower of the same plant is called। ये भी पॉलिनेशन सवाल है। 3 टाइप के पॉलिनेशन होते हैं, ऑटोगैमी, गेटोनोगैमी और जेनोगैमी। ऑटोगैमी क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ pollen grains from the anther to stigma of the same flower of the same plant। गेटोनोगैमी क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ pollen grain from the anther to the stigma of the different flower of the same plant। और जेनोगैमी क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ pollen grain from the anther to the stigma of the different flower of the different plant but of the same species। तो यहाँ पे क्या बोला है, ट्रांसफर ऑफ pollen to the stigma of the another flower of the same plant, तो क्या हो जाएगा, गेटोनोगैमी विल बी द राइट आंसर। गेटोनोगैमी शायद ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन डी गेटोनोगैमी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28, सिलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर। अगेन पॉलिनेशन से सवाल है। हाइड्रोफोली पॉलिनेशन बाय वाटर, हाइड्रो का मतलब ही वाटर होता है, बिल्कुल सही, अभी मैंने बताया था। ऑर्निथोफिली इज पॉलिनेशन बाय बर्ड, बिल्कुल ये भी सही है, ऑर्निथोफिली इज पॉलिनेशन बाय बर्ड्स। एनिमोफिली इज पॉलिनेशन बाय विंड, ये भी बिल्कुल सही है। एंड काइडेप्ट्रोफिली इज द पॉलिनेशन बाय बीज, नहीं ये बैट्स होता है। ठीक है, नॉट बीज, बैट्स। तो इनकरेक्ट पूछा था, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ये जितना यहाँ पे नाम है ना, जितने इस क्वेश्चन में, इससे बाहर नहीं आएगा, इतने ही टाइप्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, विच अमंग द फॉलोइंग एग्जिबिट्स एनिमोफिली। एग्जिबिट्स एनिमोफिली, इनमें से कौन सा जो एनिमोफिली दिखाता है। ठीक है, साल्विया, वाल्सनेरिया, कोकोनट एंड बॉटल ब्रश। इसका आंसर होगा कोकोनट। इसका एक्सप्लेनेशन ये कि एनिमोफिली का मतलब होता है विंड पॉलिनेशन, एग्जांपल होता है इसका कोकोनट। ठीक है, आपको जस्ट इसको याद रखना है। बाकी जो होता है वो
वाटर के थ्रू होता है या इंसेक्ट्स के थ्रू होता है। ठीक है, वॉलेसनेरिया का एग्जांपल आपको दे रखा है एनसीईआरटी में, जो वाटर के थ्रू होता है, वाटर वाले होते हैं, वाटर लिली वगैरह में होता है ये। क्वेश्चन नंबर 30 में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? ऑटोगैमी कैन अकर इन कैस्मोगैमस फ्लावर इफ। ये भी अच्छा सवाल है। दो टाइप के फ्लावर होते हैं, एक होता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर, एक होता है कैस्मोगैमस फ्लावर। जो कैस्मोगैमस फ्लावर है, कैस्मोगैमस फ्लावर होता है वो ओपन होते हैं, और क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो होता है वो हमेशा क्लोज रहते हैं। तो ये कह रहा है कि एक ऐसा फ्लावर जो कि ओपन है, इसके पास क्या है? मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। ठीक है, ये ओपन है। इसमें डर क्या है कि जो पॉलन है वो किसी और का भी इसके पास आ सकता है, किसी और का पॉलन ग्रेन भी इसके पास आ सकता है, और इसका खुद का तो है ही जो आ सकता है। बट ये कह रहा है कि हमें ऑटोगैमी करवानी है, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन करवाना है, कि इसके पास जो पॉलन है वही इसके पास है, बाहर का ना है। तो ये कब हो सकता है? इसके कई कंडीशंस है। इसमें से एक कंडीशन ये है कि इन दोनों का मैच्योरिटी टाइम सेम हो जाए। जिस टाइम पे पॉलन मैच्योर हुआ उसी टाइम पे जो एम्ब्रियो सैक है वो भी मैच्योर हो गया, तब इन दोनों पे पॉसिबल है कि यहाँ पे ऑटोगैमी हो जाए। वरना ऐसा हो गया कि एम्ब्रियो सैक पहले मैच्योर हो गया बट पॉलन अभी तक इसका मैच्योर नहीं हुआ है, तो कोई बाहर का पॉलन ग्रेन जो है आ जाएगा इसके पास और क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर ऑटोगैमी करवाना है हमें कैस्मोगैमस फ्लावर में, तो दोनों का मैच्योरिटी टाइम जो है वो सेम होना चाहिए। तो पॉलन मैच्योर्स बिफोर मैच्योरिटी ऑफ ओव्यूल, अगर ये होगा तो क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। ओव्यूल्स मैच्योर बिफोर, ये भी अगर हुआ वाइस वर्सा हुआ तो क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। बोथ पॉलन एंड ओव्यूल मैच्योर साइमल्टेनियसली मैच्योर होंगे तभी जाके ऑटोगैमी पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। 31 क्वेश्चन क्या कर रहा है? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विच विथ करेक्ट स्टेटमेंट। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ये जो शब्द है इसका मतलब क्या है? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब ये है कि एक फ्लावर है, उसमें मेल पार्ट है और फीमेल पार्ट है। तो जो फ्लावर है वो ये चाहता है कि हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन हो, सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। तो उसका जो खुद का पॉलन है वो कभी उससे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो इसको बोला जाता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी यहाँ पे पूछ क्या रहा है, कौन सा सही है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को लेके? इट्स अ डिवाइस टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग। बिल्कुल, इनब्रीडिंग का मतलब सेल्फ पॉलिनेशन, खुद से पॉलिनेशन को करवाना है, उसको ये इनहिबिट करता है। वो हमेशा चाहता है कि आउटब्रीडिंग हो, बाहर से पॉलिनेशन आए, बाहर से पॉलन आए। दिस इज ए जेनेटिक मैकेनिज्म। It ensures cross fertilization. It prevents self pollen from fertilizing the ovule by inhibiting pollen germination of pollen tube growth in pistil. It prevents the self pollination. बिल्कुल, it prevents the self pollination. It's the following statement. इसमें कौन सा सही है? सारे ही सही है, तो all of this will be the right answer. बिल्कुल, कि इनब्रीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए होता है, जेनेटिक मैकेनिज्म होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन को इंश्योर करता है, और जो खुद का है उसको डेवलप नहीं होने देता। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर। बिल्कुल, अभी बताया था दो टाइप के फ्लावर होते हैं, क्लिस्टोगैमस एंड कैस्मोगैमस। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स वो होते हैं जो हमेशा क्लोज्ड होते हैं। तो अगर वो हमेशा क्लोज्ड होंगे, ठीक है, बंद है, ये मेल पार्ट और ये फीमेल पार्ट, तो बाहर से कोई पॉलन का आने का चांस ही नहीं है, तो हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन होगा। ये इंश्योर करता है कि हमेशा इसमें सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेशन तो हो ही नहीं सकता, हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा इसमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। यूजुअली पॉलन ग्रेन्स आर सेड एट। ये भी मैंने अभी बताया था कि जो पॉलन ग्रेन होता है उसमें दो टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एक होता है वेजिटेटिव सेल और एक होता है जेनरेटिव सेल। जनरली पेड़ों में क्या होता है, एक वेजिटेटिव सेल और एक जेनरेटिव सेल के साथ ये पॉलन जो है ग्रेन सेड ऑफ हो जाता है, इसको बोला जाता है टू सेल स्टेज। लेकिन बाद में जब ये स्टिग्मा में लैंड करेगा तो इस जेनेटिव सेल को माइटोसिस करके डिवाइड करके थ्री सेल स्टेज में जाना ही पड़ेगा एनी हाउ, बट इनिशियली सेड ऑफ हो जाते हैं टू सेल स्टेज में। और कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिसमें थ्री सेल स्टेज में सेड ऑफ होते हैं, मतलब जो जेनेरेटिव सेल है वो ऑलरेडी माइटोसिस करके दो सेल बना चुका होता है, तब थ्री सेल स्टेज में सेड ऑफ होते हैं। बट मेजॉरिटी ऑफ प्लांट में ये होता है कि टू सेल स्टेज में सेड ऑफ होते हैं। तो यूजुअली पॉलन ग्रेन्स आर सेड एट टू सेल स्टेज। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। The given below are the steps performed in an artificial hybridization program in plants with bisexual flower। मतलब एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मतलब जिसमें दोनों पार्ट प्रेजेंट है, मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट भी, और इसमें हमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन इवेंट परफॉर्म करवाना है। तो उसका ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन परफॉर्म करवाना है, तो किस तरीके से जो है हमारा स्टेप्स फॉलो होगा।
किस तरीके से स्टेप्स फॉलो होगा। सबसे पहले क्या है, रीबैगिंग, इमैस्कुलेशन, डस्टिंग द पॉलन स्टिग्मा, बैगिंग, कलेक्शन ऑफ पॉलन फ्रॉम द मेल पैरेंट, सिलेक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल। सबसे पहले तो सिलेक्शन करेंगे हम लोग मेल और फीमेल पैरेंट का, ठीक है। एक सबसे पहले होगा सिलेक्शन, कि एक जो है पेड़ मेल पैरेंट बनेगा और एक फीमेल पैरेंट बनेगा। तो जो फीमेल पैरेंट है उसका जो मेल उसका जो स्टैमेंस होंगे उनको हम लोग कट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें इसको एज अ फीमेल बनाना है, इस पेड़ को हम लोग एज अ फीमेल कंसिडर कर रहे हैं, तो इसके स्टैमेंस को हम लोग यहां से कट कर देंगे। इसको कहा जाता है इमैस्कुलेशन, ठीक है, इमैस्कुलेशन। और इसको बैग से कवर कर देंगे ताकि कोई भी दूसरा पॉलन ना आए। फिर हम लोग इसके पॉलेंस को कलेक्ट करेंगे, बैग को हटाएंगे, इसमें डस्टिंग करेंगे और फिर इसको वापस से डीबैगिंग कर देंगे। ये प्रोसेस होता है। क्या किया, सबसे पहले हमने सेलेक्ट किया दो प्लांट को कि एक फीमेल प्लांट की तरह एक्ट करेगा और एक मेल प्लांट की तरह एक्ट करेगा। जो फीमेल वाला प्लांट एक्ट की तरह एक्ट करेगा उसके हम लोग स्टेमन्स को, मेल पार्ट को कट कर देंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं इमैस्कुलेशन, और उसको बैग से कवर कर देंगे ताकि कोई दूसरा पॉलन, अनवांटेड पॉलन ना आ पाए। फिर जो हमने मेल पैरेंट कंसिडर किया है उसके पॉलन को हम लोग लेंगे और इसमें डस्टिंग कर देंगे और वापस से डीबैगिंग कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सिलेक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल पैरेंट किया 6। फिर हमने क्या किया, फिर हमने किया इमैस्कुलेशन 2। इमैस्कुलेशन के बाद हमने इसको बैग से कवर कर दिया 4। बैग से कवर करने के बाद क्या किया, हमने कलेक्ट किया, कलेक्शन ऑफ द पॉलन ग्रेन फ्रॉम द मेल पैरेंट 5। फिर हमने इसको डस्टिंग किया उसके ऊपर 3 और फिर हमने इसको डीबैग कर दिया 6 2 4 5 3 1। 6 तो पहले कहीं है ही नहीं, 6 एक ही जगह, 6 2 4 5 3 1। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है, समझ में आया। ये होता है आर्टिफिशियल हैबिटेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। ये थोड़ा सा रटने वाला बात है, मतलब इंफॉर्मेटिव चीज है कि आपको पता होना चाहिए। डैश डिस्कवर द डबल फर्टिलाइजेशन इन हीलियम एंड फर्टिलाइजेशन, मतलब डबल फर्टिलाइजेशन को किसने डिस्कवर किया था, नवास्चिन ने डिस्कवर किया था। आपको याद रखना है कि दो नाम, एक नवास्चिन का नाम याद रखना और स्ट्रासबर्गर का नाम याद रखना। स्ट्रासबर्गर ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स को डिस्कवर किया था, ठीक है, और नवास्चिन ने जो है डबल फर्टिलाइजेशन को डिस्कवर किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नवास्चिन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्विंग कैरिंग ऑफ मेल गैमेट बाय पॉलन ट्यूब इज। फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्विंग कैरिंग ऑफ मेल गैमेट, हमें पता है कि जो पॉलन ट्यूब है उसमें मेल गैमेट होता है, वो उसको कैरी करता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं साइफोनोगैमी, ठीक है। पोडोगैमी क्या होता है, पोडोगैमी वो होता है कि जब माइक्रोपाइल पोर से जब पॉलन ट्यूब इंटर करता है उसको पोडोगैमी कहते हैं। चैलाजोगैमी क्या होता है, चैलाजोगैमी जब चलाजा एंड से हमारा पॉलन ट्यूब इंटर करता है उसको चैलाजोगैमी कहते हैं, और जब सिनर्जिट से इंटर करता है तो उसको हम लोग कहते हैं सिनोगैमी, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है एलिमिनेशन मेथड से हम लोग इसको देख सकते हैं। पोडोगैमी क्या होता है, माइक्रोपाइलर पोर से पॉलन ट्यूब इंटर करेगा तो पोडोगैमी, चलाजा से इंटर करेगा तो चैलाजोगैमी, और सिनर्जिट से इंटर करेगा तो साइनोगैमी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साइफोनोगैमी और दिस वाला पार्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, अभी बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स को किसने डिस्कवर किया था, स्ट्रासबर्गर ने डिस्कवर किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38। A dicot plant bears flower but never produces fruits and seeds. The most probable cause for the above situation is, एक डाइकॉट प्लांट है, ठीक है, उसमें फ्लावर्स है लेकिन उसमें कभी भी फ्रूट्स नहीं बनता, ठीक है। द मोस्ट प्रोबेबल, तो उसका एक रीजन हो सकता है कि वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा, ठीक है, और उसमें भी स्टैमेंस प्रेजेंट होंगे, मतलब उसमें क्या है कि फ्लावर तो है बट कभी भी फ्रूट नहीं होता। तो चलो फ्लावर है, लेट्स से दिस फ्लावर है, तो अगर इसमें फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा तो क्रॉस पॉलिनेशन से कोई ना कोई पॉलन आ जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन मतलब कंडीशन तो यूनिसेक्सुअल होगा, ये तो तय है, अगर फ्रूट नहीं बन रहा तो। अब इसमें बात ये है कि अगर फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा तो कहीं बाहर से पॉलन आ जाएगा तो फ्रूट बन जाएगा, बट अगर सिर्फ और सिर्फ स्टैमेंस प्रेजेंट है, मेल पार्ट प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, इसमें तो फ्रूट का फॉर्मेशन हो ही नहीं सकता। तो ये वो कंडीशन है जहां पे कि फ्लावर तो प्रेजेंट है बट फ्रूट्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। अब ऑप्शन चेक करते हैं, प्लांट्स डायोसिस एंड बियर्स ओनली पिस्टिलेट फ्लावर। डायोसियस का मतलब होता है कि वह यूनिसेक्सुअल पार्ट, और मोनोइशियस होता है, मोनोइशियस का मतलब दोनों पार्ट मेल और फीमेल एक ही फ्लावर में, और डायोसियस का मतलब है दोनों अलग अलग में। तो डायोसिस तो सही कह रहा है बट पिस्टिलेट, पिस्टिलेट मतलब फीमेल पार्ट प्रेजेंट है,
फीमेल पार्ट प्रेजेंट है तो फ्रूट बन सकता है, हमने देखा अभी। प्लांट इज डायोसियस एंड बियर्स बोथ पिस्टिलेट एंड स्टैमिनेट फ्लावर्स। इट प्लांट इज मोनोइशियस, बिल्कुल प्लांट मोनोइशियस है, लेकिन डिपेंड करता है कि फीमेल पार्ट प्रेजेंट है, मेल पार्ट प्रेजेंट है। प्लांट इज डायोसियस, बिल्कुल सही बात है, बेयर्स ओनली स्टैमिनेट फ्लावर। दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, कि सिर्फ और सिर्फ स्टैमिनेट है उसमें, जिस वजह से उसमें फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एंडोस्पर्म सेल ऑफ एन एंजियोस्पर्म हैज 36 क्रोमोसोम, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द गैमेटोड। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि जो एंडोस्पर्म है, कह रहा है यहाँ पे, उसमें 36 क्रोमोसोम, तो गैमीट में कितना होगा? ठीक है, अच्छा सवाल है। तो हमें पता है एंडोस्पर्म की प्लॉइडी लेवल क्या होती है, एंडोस्पर्म की प्लॉइडी लेवल होती है 3n, और गैमेट की प्लॉइडी लेवल क्या होती है, n, गैमेट और हैप्लॉइड। तो हमें इस n की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है कि अगर 3n की वैल्यू 36 दे रखी है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36/3, मतलब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 12। तो 12 क्रोमोसोम प्रेजेंट हो, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी 12। एंडोस्पर्म सेल की 36 है, तो इस तरीके से आप बाकियों का भी निकाल सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, इन एंजियोस्पर्म्स द ट्रिपल फ्यूजन इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ। ट्रिपल फ्यूजन किस लिए होता है, हमें पता है डबल फर्टिलाइजेशन होता है। एक जो पॉलन है, मतलब आपका जेनेटिव सेल है, वो एक से जाके फ्यूज करता है, और एक जो है वो बीच में पोलर न्यूक्लियस से जाके फ्यूज करता है, सेंट्रल सेल। इसको कहा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। ये जो स्ट्रक्चर है इसको कहा जाता है ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि इसमें 3 न्यूक्लियस इन्वॉल्व है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ट्रिपल फ्यूजन से क्या बनता है आपका, एंडोस्पर्म बनता है, और इससे क्या बनेगा आपका, जाइगोट बनेगा। तो ट्रिपल फ्यूजन से क्या बनेगा, एंडोस्पर्म बनेगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, चलो क्या कह रहा है, इन द एम्ब्रियोज ऑफ ए टिपिकल डाइकॉट एंड ग्रास ट्रू होमोलोगस स्ट्रक्चर्स आर। मतलब एक डाइकॉट प्लांट है और एक ग्रास है, उसमें होमोलोगस स्ट्रक्चर्स क्या होगा। होमोलोगस स्ट्रक्चर हमें पता है क्या होता है, होमोलोगस स्ट्रक्चर का मतलब होता है जो फंक्शन है वो तो सेम है, मतलब दिखते तो सेम है, ठीक है, बट फंक्शन अलग। तो कॉल्यूडाइज एंड कॉलेप्टाइल, कॉलेप्टाइल एंड स्केटुलम, कॉटिलेडन एंड स्केटुलम, हाइपोकॉटिलन रेडिकल। देखो होता क्या है, अगर एक डाइकॉट प्लांट है तो उसमें 2 कॉटिलेडन्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर एक डाइकॉट प्लांट है, और अगर एक मोनोकॉट प्लांट है तो उसमें एक ही, अगर एक मोनोकॉट प्लांट है तो उसमें एक ही कॉटिलेडन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं एपिब्लास्ट। एक होता है एपिब्लास्ट और एक होता है स्केटुलम। ठीक है, जो बहुत ही रिड्यूस्ड फॉर्म, जो दूसरा कॉटिलेडन है उसको बहुत ही जो रिड्यूस्ड फॉर्म होता है उसको हम लोग स्केटुलम कहते हैं। जो मोनोकॉट प्लांट में पाया जाता है, जिसका एग्जांपल है आपका ग्रास, क्या होता है, बहुत ही रिड्यूस्ड फॉर्म होता है, तो है तो वो कॉटिलेडन ही। तो इसका मतलब है कि एक डाइकॉट है, उसमें क्या प्रेजेंट होगा, कॉटिलेडन। तो दूसरा ग्रास है यानी कि मोनोकॉट, उसमें क्या प्रेजेंट होगा, स्केटुलम। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ये बहुत ही अच्छा सवाल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। ओव्यूल्स का जो इंटेग्यूमेंट है वो किसमें ट्रांसफर हो जाता है, हमें पता है यह ओव्यूल है, ये इंटेग्यूमेंट्स होते हैं जो प्रोटेक्शन का काम करते हैं। एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है, सेंट्रल न्यूक्लियस जो होता है पेन बनाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का प्राइमरी सेल, और ये क्या होता है आपका जाइगोट होता है, जिससे आगे जाके क्या बनेगा आपका, एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा ओव्यूल है जो आगे जाके सीड बनेगा, और जिस ओवेरी में ये कवर है वो आगे जाके फ्रूट बनेगा। तो ये जो इंटेग्यूमेंट है ये क्या बनता है, ये सीड कोट बनाता है। ठीक है, जो काम इसका कवरिंग का है, तो कवरिंग वाला ही काम करता है, सीड कोट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, मियोसिस अकर्स इन एंडोस्पर्म सेल, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, अपाइकल मेरिस्टेम में स्पोर बनता है। हमें पता है मियोसिस कहां पे होता है, एंडोस्पर्म सेल अगर हम लोग देखें 3n होता है, इसमें माइटोसिस होता है आगे जाके। तो इसमें 2 कंडीशन आते हैं, आपको पता होगा।
सिंसाइटियम वाला, इंटरकैलेडी मेरिस्टेम, अपाइकल मेरिस्टेम और स्पोर मदर। हमें पता है स्पोर मदर सेल जो है, जितने भी स्पोर मदर सेल है उसमें मियोसिस होता है, मियोसिस के बाद आगे जाके माइटोसिस वगैरह होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्पोर मदर सेल। ओके, क्वेश्चन नंबर 40। ओके, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन आई गेस। ओके, एक क्वेश्चन और है। मार्केंटिया इज, ये प्लांट किंगडम से बेसिकली क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होता है, मार्केंटिया में क्या होता है, एक एंथ्रीडियम होता है और एक आर्किगोनियम होता है। एंथ्रीडियम जो होता है मेल पार्ट होता है, आर्किगोनियम जो होता है वो फीमेल पार्ट होता है। ठीक है, तो क्या होगा ये, सॉरी, ठीक है, एक के पास एंथ्रीडियम होता है, एक के पास आर्किगोनियम होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डायोसिस प्लांट। ठीक है, ये इस चैप्टर का नहीं है बेसिकली, मतलब मार्केंटिया होता क्या ये कह रहा है, एक एंथ्रीडियम होता है, एक आर्किगोनियम होता है जो अलग अलग थैली में प्रेजेंट होता है, मतलब जो बॉडी होता है प्लांट का उसको थैलस कहा जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज डायोसिस प्लांट। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चंस, ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस थे सीयूटी के, आप इसको प्रैक्टिस करो, और इसके बाद जो हम लोग फर्दर जो नेक्स्ट चैप्टर्स होंगे उनके चैप्टर्स को लाएंगे और सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।